हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल मैम की पढ़ाई। स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक है, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। आज हम लोग इतिहास का पहला चैप्टर कैसे पता करें कब क्या हुआ था पढ़ेंगे। इसमें इतिहास जानने के स्रोत के बारे में बताया गया है। हजारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना हो तो उनके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, यानी कि पुराने लोगों के बारे में जानने के लिए हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। तो इसीलिए इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। अर्थात उस समय जितने भी लोग हुए हैं और जो भी उन्होंने काम किए उन सबको जानना और समझना है तो हमको इतिहास पढ़ना पड़ता है। अब कैसे पता लगाते हैं? अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियारों तथा औजारों द्वारा मिलती है। तो हम लोगों को चूंकि पहले के लोगों को लिखना नहीं आता था तो हम लोग उनके बारे में अब जानते कैसे? तो इसलिए उन लोगों के थ्रू जो चीज़ छोड़ी गई है जैसे कि मिट्टी के बर्तन हैं, खिलौने हैं, औजार हैं, हथियार हैं, इनके द्वारा जो हमको प्राप्त हुए हैं चीज़ें, इन चीज़ों से हमको समझ में आता है कि हाँ वो लोग कैसे थे। इन वस्तुओं को पुरातत्ववेत्ता जमीन के अंदर से खोद कर प्राप्त करते हैं। चूंकि ये बहुत पुरानी वस्तुएं हैं और जमीन के अंदर दब गई हैं, तो जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं वो इसे खोद कर प्राप्त करते हैं। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है पूर्व या प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसी प्रकार जिस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल या समय को ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी हमारे इतिहास को हम 3 भाग में बांटते हैं। एक ऐसा समय जिस समय लिखा नहीं जा सकता था या लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी, वो ऐतिहासिक काल। दूसरा समय जिसमें लिखित सामग्री उपलब्ध तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, वो आदि ऐतिहासिक काल। और तीसरा ऐसा समय जो लिखित सामग्री भी मिलती है और उसको पढ़ा भी जा सका है, तो वो हमारा ऐतिहासिक काल है। अब जब पहले के जो मानव थे उन्होंने जब लिखना पढ़ना शुरू किया तो उनको कोई कागज का तो ज्ञान था नहीं, तो उन्होंने अपने लेखों को ताड़ पत्रों, भोज पत्रों, ताम पत्रों पर लिखते थे। इसके अलावा वो कभी कभी बड़ी बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थरों की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के टुकड़ों पर भी वो लिखते थे। ताड़ पत्र जो होते हैं वो ताड़ के चौड़े पत्ते होते हैं। भोज पत्र भूज नामक पेड़ की छाल होती है। ताम्रपत्र तांबे के पतले और चपटे टुकड़े होते हैं। स्तंभ लेख पत्थर के खंभों पर लिखे हुए लेख होते हैं और शिलालेख पत्थर की चट्टानों पर लिखे हुए लेख कहलाते हैं। इतिहास को जानने के स्रोत या साधन इस प्रकार है। अब हम इतिहास को जानेंगे कैसे? तो उसके लिए 2 स्रोत हैं। एक है हमारा पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। इसमें पुरातात्विक में पहला आता है अभिलेख। यह अशोक के रुमिनदेही अभिलेख का अंश है जो लुम्बिनी या नेपाल से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। तो बच्चों, ये बात हमको पता कैसे चली अशोक के बारे में? इस तरह पता चली कि जो उसका लिखा हुआ जो हमको अभिलेख प्राप्त हुआ है उसी के थ्रू हमको ये आज पता चला कि हाँ, अशोक ने कभी 8वां भाग कर के रूप में उपज का लिया था। अब जो ये देखिए लुम्बिनी अभिलेख जो अशोक का था वो इस तरह का मिला है। इसको जो पढ़ा गया वो ये बताया लगाया गया कि ये ब्राह्मी लिपि में था। जो ब्राह्मी लिपि है वो ऐसे थी। देवनागरी लिपि जो होती है वो इस तरह होती है। इसके अलावा अभिलेखों के अलावा सिक्के और मोहरों के द्वारा भी हमको ये पता चलता है कि हाँ, इतिहास में लोग कब कैसे हुए थे। सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय, सिक्के की बनावट से उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक सिक्का है जो कि एक कुमार गुप्त नामक शासक का है। जो गुप्त शासक था उसमें वो घोड़ा पर सवारी करते हुए दिखाया गया है, जिससे ये समझ में आता है कि वह एक अच्छे घुड़सवार थे। तो ये इस बात की जानकारी हमको कैसे प्राप्त हुई? एक सिक्के के द्वारा हुई। हड़प्पा कालीन मोहरें मेसोपोटामिया से मिली हैं। इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। इसके अलावा जो मोहरें हैं, हमारे यहाँ की मोहरें दूसरे देशों में और दूसरे देशों की मोहरें हमारे यहाँ भी मिली हैं या सिक्के मिले हैं। इससे ये समझ में आता है कि हम लोगों के यहाँ व्यापार दूर दूर देशों से होता था। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का यह पुरास्थल गुजरात में स्थित है और यहाँ पर निर्माण योजना, जल निकास आदि प्रबंध के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सारनाथ स्तूप, सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में ही अपना प्रथम
उपदेश दिया था। तो सारनाथ की जो स्तूप है इसको देखने से और वहां पर जाने पर जितनी चीजें मिलती हैं इनको देखकर भी हमको पुराना जो इतिहास है लोगों का या शासकों का वो पता चलता है। अब आते हैं हम लोग साहित्यिक स्रोत में। ताड़पत्रों, भोजपत्रों, तामपत्रों, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हम लोगों को रहन सहन, विचारों, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मतलब कि जो ये सारी चीजों पर लिखी हुई चीजें मिलती हैं, इनके अलावा हम जो साहित्यिक ग्रंथ होते हैं इनसे भी हमको पता चलता है कि लोग पहले कैसे रहते थे, उनके क्या विचार होते थे, वो क्या खाते पीते थे या उनका क्या नैतिक विकास था। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। अब इससे पुस्तकों के नाम है वेद है, रामायण, महाभारत, जैन एवं बौद्ध साहित्य, जातक, कथाएं हैं, जिनमें से वाल्मीकि की रामायण है, वेद व्यास की महाभारत है। और इनके बारे में जो विवरण मिलता है वेद के थ्रू हमको आर्यों के बारे में पता चलता है, महाकाव्य कालीन समाज के विषय में पता चलता रहता है, समय राजनीति को, सामाजिक धार्मिक स्थिति के बारे में। धर्मित्तर साहित्य में अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी आता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य यानी चाणक्य ने लिखा था, जो कि मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक और सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति के बारे में बताता है। और जो राजतरंगिणी है उसे कल्हड़ ने लिखा था, जो कश्मीर के इतिहास के विषय में बताता है। विदेशी यात्रियों का वृत्तांत भी हमको मिलता है, मतलब कुछ विदेशी यात्री भी हमारे यहाँ आए भारत में, उन्होंने भारत की यात्रा की और हर जगह देखा, या जिस भी शासक के राज्य में वो गए और उनको जो भी अच्छी चीजें समझ में आई यहाँ पर, उन्होंने उनको एक किताब में लिखा, जिसको पढ़ने पर आज हमको उस समय के बारे में और जानकारी मिलती है। जैसे इंडिका, जिसे मेगास्थनीज ने लिखा था, उसके द्वारा हमको चंद्रगुप्त मौर्य काल के समाज की एक झलक मिलती है। यात्रा विवरण फाहियान का है, वो एक चीनी यात्री था, इसे गुप्त काल का विवरण मिलता है। और यात्रा विवरण वेनसोंग का है, जो वो भी एक चीनी यात्री था, जिससे हमको हर्षवर्धन के शासनकाल का विवरण प्राप्त होता है। इससे हमको समझ में आता है कि पुरातात्विक हो चाहे साहित्यिक हो, दोनों ही जो स्रोत होते हैं इससे हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से अतीत की कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प, काम धंधे, व्यापार, नापतौल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। घर परिवार, स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक प्रथा तथा राजा, प्रजा, प्रशासन, सुरक्षा व सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कला, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ और परंपराओं के आधार पर धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। मतलब इन सारी चीजों के बारे में अलग अलग जो हमको जानकारियां मिलती हैं वो सभी कुछ इतिहास के द्वारा ही मिलती है। अब पहले कौन और बाद में कौन? जब पुरातत्वविद किसी स्थान की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं, कौन से बाद के? इसे हम चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए, ये एक टीले के रूप में बना हुआ है, जिसमें 1, 2, 3, 4 बना हुआ है यहाँ पर। तो जैसे जैसे बस्तियां लुप्त होती गई, उसके ऊपर लोग अपना नई बस्तियां बसती गई, उसके ऊपर और एक नई बस्ती बस गई, उसके ऊपर और एक नई बस्ती बस गई। अब जब ये टीले नुमा ये बन गया और जब पुरातत्वविदों ने इसकी खुदाई शुरू की, तो जब उन्होंने ये पहली ऊपर की खुदाई किया तो जो चीज मिली तो वो इतनी पुरानी नहीं है जितनी की ये जब उसके नीचे की उन्होंने खुदाई किया, वो जब उन्होंने खोदा तो उसके नीचे की वो उससे भी ज्यादा पुरानी मिली, उसके नीचे की खोदा तो वो और ज्यादा पुरानी मिली, और सबसे नीचे जब उन्होंने खोदा तो सबसे पुरानी मिली। तो इसी के द्वारा वो लोग पता लगा लेते हैं कि कौन सी ज्यादा पुरानी है और कौन सी कम पुरानी है। इतिहास में तिथियां। अब इतिहास में तिथियां जो लिखी जाती हैं वो कैसे समझ में आती है? इतिहास में कुछ तिथियां ईसा पूर्व में होती हैं, कुछ ईसवी में होती हैं। ईसा पूर्व का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय, इसे इंग्लिश में हम लोग बीसी अर्थात बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं। इसी प्रकार ईस्वी को इंग्लिश में एडी लिखा जाता है। एडी लैटिन भाषा के 2 शब्द एनो डोमिनी से बना हुआ है। एडी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के का वर्ष या ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियां, जिसे हम ईस्वी या एडी का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, हमको जो चीजें मिलती हैं जिनके द्वारा हम इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, उनमें अभिलेख हैं, स्तूप है, पुरा स्थल है। अभिलेख पत्थर है तो धातु जैसे कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते थे। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। प्राय सभी स्तूपों के अंदर एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीरों के अवशेष जैसे कि दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयोग में लाई सामग्री, पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। और जो पुरा स्थल होते हैं वह स्थान है जहां खुदाई से औजार, बर्तन, इमारत के अवशेष मिलते हैं। प्राय पुरा स्थल जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब, झील व समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, जिससे ये समझ में आता है कि लोगों ने यहाँ पर अपनी पूरी बस्ती को बसाकर रहना शुरू किया। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।